हाँ तो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब बीम क्लासेज पे आपका स्वागत है। और आज हम 8th क्लास मॉडल पेपर मैथमेटिक्स का आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेके आए हैं। यदि आपने इस मॉडल पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लिया तो हम वादा करते हैं कि इस पेपर से बाहर एक भी प्रश्न परीक्षा के अंदर नहीं पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि हम इस पेपर की बात करें तो इस पेपर के अंदर जो हमारा समय है वो 2.5 घंटे का होगा। जो हमारा पेपर समय होगा वो 2.5 घंटे का होगा। और जो हमारा पेपर है पूर्णांक, वो कितने नंबर का पूछा जाएगा? 80 अंक का पूछा जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, हम बिना देरी के हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम होगा। तो इसमें हमें यह बताना है कि ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो हम बता देते हैं पहले आपको कि योज्य प्रतिलोम होता है क्या। तो फ्रेंड्स, जो हमारा योज्य प्रतिलोम होता है, तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है कि जो हमारा निशान होता है, क्या होता है, प्रश्न के अंदर जो निशान होता है वो निशान CHANG, वो निशान चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है कि बदल जाता है, बदल जाता है। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि जो हमारा निशान होता है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे इसमें रहेगा कि ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस ए बटा बी होगा। जैसे आपके पास कोई संख्या है 1/2, यदि आपके पास परीक्षा में ये संख्या भी आ सकती है कि 1/2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो 1/2 का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस 1/2। तो मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी आपके पास संख्या होगी तो वो संख्या तो वही रहेगी, लेकिन उस संख्या का जो हमारा निशान है वो चेंज हो जाएगा। अब ये तो हो गया हमारा योज्य प्रतिलोम। और अब कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि गुणन प्रतिलोम। क्या पूछा जाता है? कि गुणन प्रतिलोम। कई बार गुणन प्रतिलोम भी परीक्षा में पूछ लेते हैं। तो हम यहाँ पर बता देते हैं आपको कि गुणन प्रतिलोम भी क्या होता है। तो गुणन प्रतिलोम ये होता है कि जो हमारा योज्य प्रतिलोम होता है उसका उल्टा होता है कि इसके अंदर जो निशान है ना वो तो बदलते नहीं है। निशान देखो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, निशान 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 बदलेंगे नहीं। निशान तो बदलेंगे नहीं, निशान तो बदलेंगे नहीं। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि लेकिन कि जो हमारी संख्या होगी, क्या होगी, जो हमारी संख्या होगी वह उल्टी हो जाएगी। संख्या है वो उल्टी हो जाएगी। जो हमारी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। जैसे आपके पास कोई संख्या है 1/2, मानो ये आपके पास कोई संख्या है 1/2। तो 1/2 यहाँ पर देखो, संख्या मैंने बताया है कि निशान बदलेंगे नहीं, कि निशान तो ये कह रहेगा लेकिन इसकी जो संख्या है ना वो उल्टी हो जाएगी। जैसे 1/2 की संख्या क्या हो जाएगी? 2/1। और 2 में 1 का भाग दें, कितनी बार गया? 2 बार गया। तो 1/2 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो 1/2 का गुणन प्रतिलोम होगा 2। तो इसी प्रश्न में हमने दोनों प्रश्न क्लियर कर दिया है कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है और गुणन प्रतिलोम क्या होता है। तो इन दोनों में से कोई भी प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3x = 21 में x का मान होगा। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 7, 24, 18 और 63। तो इसमें 3x बराबर कितने दिए हुए हैं? 3x बराबर 21 दिए हुए हैं। 3x बराबर कितने दिए हुए हैं? 21। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3x बराबर 21 में x का मान होगा। तो 3x बराबर कितने हो गए? 21 हो गए। अब हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर कितने दे रखे हैं? 21 दे रखे हैं। और ये जो 3 x के गुणा में है तो ये 3 कहाँ जाएंगे? भाग में आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि x बराबर क्या लिखेंगे कि 21 में 3 का भाग देंगे तो 3 संते कितने होते हैं? 21 होते हैं। तो जब 3 का पहाड़ा हम 7 बार बोलेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे? 21 आएंगे। तो x बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि x का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमारा इसमें उत्तर क्या होगा? तो इसमें हमारा उत्तर होगा ए। क्या होगा? ए। इसमें हमारा उत्तर कितना है? 7 है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है। कि जो हमारा रैखिक समीकरण होता है, तो रैखिक समीकरण क्या होता है? ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे द्विघात बहुपद भी कहा जाता है। और ये रैखिक समीकरण कैसे होता है, जैसे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, ये जो हमारे मान होते हैं ये रैखिक समीकरण से ही प्राप्त रैखिक समीकरण के ही होते हैं। तो इसमें देखो जो रैखिक समीकरण होता है उसमें हमारी जो घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें हमारा उत्तर कितना होगा, तो इसमें हमारा उत्तर होगा a, क्योंकि इसमें ये कितनी है, 2 घात है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो जैसे हमारे पास ये एक चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है। और चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। तो ये हमारे पास चतुर्भुज है, इस ये हमने इसकी मान ली ए बी सी और डी, क्या मान लिया, ए बी सी डी चतुर्भुज मान लिया। और चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो आमने सामने की बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। देखो ये तो क्या हो गए, हमारे विकर्ण हो गए। तो क्या पूछ रहा है कि चतुर्भुज के, ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के आमने सामने, ये जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं, देखो ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, एक तो ये है, ये इसके आमने सामने भुजाएं है और इसके आमने सामने की भुजाएं यह है। तो चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को, ये चतुर्भुज के जो आमने सामने के जो बिंदु है, ये 4 बिंदु है, चतुर्भुज के आमने सामने के जो बिंदु है उनको मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो हमारा उत्तर होगा आधार, क्या होगा, आधार होगा। क्योंकि हमारे पास ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के जो चतुर्भुज के जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं, सॉरी आधार नहीं होगा, इसका उत्तर होगा लंब। लंब इसका उत्तर कैसे होगा, इसका उत्तर लंब इसलिए होगा क्योंकि चतुर्भुज के जो ये आमने सामने की जो भुजाएं है ना, जब हम इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे तो हमारी ये जो रेखा है, ये रेखा क्या है, एक लंबाई है, क्या है, लंब है। और जैसे इस बिंदु से हम इस बिंदु को मिलाएंगे तो ये भी क्या है, हमारी रेखा लंब है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा लंब। तो इसका उत्तर क्या है, सी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है। कि हमारा जो समांतर चतुर्भुज होता है तो उसमें सम्मुख भुजाएं क्या होती है। देखो ये हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समान हो, क्या हो, समान हो। जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो ये पूछ रहा है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती है। तो समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख मतलब चारों भुजाएं होती है, वो चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। तो हमारा उत्तर इसमें क्या होगा, डी होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें यह बतानी है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है। तो हम यदि 2025 की बात करें तो ये 45 की पूर्ण वर्ग संख्या है। कितने की है, 45 की पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि हम 441 की बात करें तो ये हमारी 21 की पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि हम 81 की बात करें, यदि हम 81 की बात करें तो ये 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। कितने की है, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। और यदि हम 79 79 की बात करें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा, तो इसमें हमारा उत्तर होगा सी होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का है, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा। कि हमें यह बताना है कि इन संख्याओं, ये हमारी जो 4 संख्या दी हुई है, कि इन चारों संख्याओं को हम हल करेंगे और फिर ये देखें इन चारों संख्याओं का वर्ग करेंगे। और इन चारों संख्याओं का वर्ग करने के बाद हम ये देखेंगे कि इन चारों संख्याओं का वर्ग करने पर इन चारों संख्याओं के अंत में 1 किस संख्या के आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जिसको हमारे पास ये 109 है, कितना है, 109 है। अब हम 109 का वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे कि 109 गुणा 109। अब 109 को जब 109 से गुणा करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 11,881 हमारा उत्तर आता है। और जब हम 82 को 82 से गुणा करेंगे, जब हम 82 को 82 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आता है 6,724।
जब हम स्वतंत्र से गुणा करते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 5929। अब हम 123 को जब 123 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आता है 15,129 आता है। तो इसमें प्रश्न में ये पूछ रहा है कि निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो इन चारों संख्याओं के अंत में देखो इस संख्या के अंत में 1 है और किसी भी संख्या के अंत में 1 नहीं है, तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि 120 का 80% होगा। तो 120 का 80% हम ये प्रश्न सिखाते हैं आपको कि ये 120 है और 120 का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और गुणा कितना दे रखा है, 80। और प्रतिशत का मतलब होता है 100, कि इसका मतलब क्या है कि बट्टे में कितना लगाना है, 100 लगाना है। अब देखो जीरो ऊपर कितने बच गए, 12 गुणा 8। तो 12 अंटू कितने होते हैं, 96 होते हैं। और 96 किस में है, 96 इसमें है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा सी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, देखो ये हमारा त्रिभुज है, क्या है, ये हमारा त्रिभुज है। ए बी और सी हमने मान लिया। तो ये जो हमारा त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये देखो 90 है, ये कितना का है, 90 डिग्री का है। ये कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है ना। तो लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है एक। तो त्रिभुज के देखो 90 और 90 कितने होते हैं, 180। कितने होते हैं, 90 कितने होते हैं, 180 होते हैं। और जो हमारा त्रिभुज होता है उसके कोणों का योग होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है मूल बिंदु के निर्देशांक के का, ये मिसप्रिंट होगा यहाँ पर देखो पेपर में। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक वो कैसे होते हैं, जैसे ये हमारा कोई ग्राफ है और इस ग्राफ में ये क्या है, y है और ये y डैश होता है, ये x है और ये x डैश होता है। तो इसका जो ये मूल बिंदु यहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है मूल बिंदु, तो ये मूल बिंदु हमारा यहाँ पर आता है। तो इस मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। तो इस मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0,0 होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का है कि 6xy तथा 4x² का गुणनफल होगा। गुणनफल का मतलब होता है गुणा। तो हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और हमें यह बताना है कि इनका गुणनफल कितना होगा। तो 6xy गुणा 4x², तो 6xy गुणा 4x²। तो 6 चौ कितने हो गए, 24 हो गए। और x को x से गुणा करें तो कितने होएगा, x को x² से गुणा करेंगे तो x³ और y का y। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 24x³ y। तो इसमें देखो कहाँ लिखा है 24x³ y, तो हमारा उत्तर होगा A। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 12, 5/6। यह यूँ, ये इसका मतलब है कि ये जो तीन संख्या है इस बड़ी है, 5/6 गुणा 5/6 गुणा 5। इसका मतलब क्या है कि 5 गुणा 5 3 बार है। इसका मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5/, और नीचे 6 तो 6⁻3। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा, तो इसमें हमारा उत्तर होगा, देखो ये जो कॉमन है संख्या, देखो ये जो यूनियन, ये इन संख्याओं से क्या बड़ी है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा हमारा उत्तर होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है कि a - b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² - 2ab। आप इसको ये भी लिख सकते हो कि a² - 2ab + b²। तो ये सूत्र देखो a² - 2ab, देखो तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा डी होगा। अब ये तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र पूछ लिया इस पेपर में, और यदि परीक्षा में आ गया कि a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, तो इसका सूत्र होगा a² + b² + 2ab। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं a² + 2ab + b²।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का है, 2 अंकों की संख्या ए बी को लिख सकते हैं। तो जो हमारे 2 अंकों की संख्या ए बी को लिख सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या, तो हम 2 अंकों की संख्या को क्या लिख सकते हैं, तो हम 2 अंकों की संख्या को लिख सकते हैं कि सी 10b प्लस ए हम लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि 15/16 XYZ का गुणांक है। तो ये जो 9 है ये यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, इसकी जगह इसमें है का। तो इसमें देखो XYZ, इसमें भी XYZ, तो इसका गुणांक क्या होगा, तो इसका गुणांक होगा 15/16। तो कितना होगा इसका उत्तर, 15/16। तो 15/16 किसमें है, तो 15/16 इसमें है, तो इसका उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। समीकरणों में सदैव खालिस्तान का चिन्ह प्रयोग होता है। जो हमारा समीकरण होता है तो उसमें समीकरण में हमेशा किसका चिन्ह होता है, तो समीकरण में हमेशा बराबर का चिन्ह होता है। तो समीकरण में किसका चिन्ह होता है, बराबर का चिन्ह होता है। अब वो कैसे होता है, जैसे हमारे पास समीकरण है कि है f(x), ये द्विघात बहुपद है, f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा द्विघात बहुपद है, ये एक समीकरण ही है, और ये क्या है, एक समीकरण ही है, और इस समीकरण में देखो बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, इसलिए इसमें किसका चिन्ह होगा, बराबर का चिन्ह होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या केवल खालिस्तान होती है। तो शून्यों की संख्या क्या होती है, तो इसमें शून्यों की संख्या होती है सम। क्या होती है, सम होती है। वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होती है, क्या होती है, सम होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्याज का संयोजन खालिस्तान होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होने पर ब्याज की दर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2/8 x⁴ में x⁴ का गुणा कितना होता है। तो x⁴ का गुणा होता है 2/8। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा, 2/8। और हम इसको काटना चाहे तो हम लिख सकते 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो हमारा उत्तर कितना होगा, 1/4 होगा। अब 5 क्वेश्चन है, किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो यह संख्या से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह कितने से विभाज्य होगी, तो वह 2 से विभाज्य होगी। कितने से, 2 से विभाज्य होगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि सरल कीजिए, हमारे पास संख्या दे रखी है कि 16⁻⁻1 गुणा 5⁻3 बटे 2⁻⁻4। तो हमें इसको सरल करना है, तो हम कैसे करेंगे, 16⁻1 को हम ये लिख सकते हैं कि 1/16 लिख सकते हैं, 1/16। अब हमारे पास गुणा 5⁻3 है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हमारे पास नीचे 2⁻⁻4 है, तो यदि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 2⁻+4 हो जाएगी, और 2⁻4 होती है वो 16 से कट जाएगी, क्योंकि 2⁻4 का मतलब होता है 16, तो ये कट जाएगी। अब कितने बच गए शेष हमारे पास, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 50 25 और 25 125। तो हमारा उत्तर कितना होगा, 125। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4⁻3 गुणा 4⁻4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि 4⁻3 गुणा 4⁻4 में हमें भाग देना है 4⁻3 से। तो हम इसको सरल कैसे करेंगे, जैसे 4⁻3 गुणा 4⁻4 है, इसका मतलब वो ये आधार समान है। जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 4⁻7 लिख सकते हैं। और हमें 4⁻7 में 4⁻7 भाग 4⁻3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमें 4⁻7 में 4⁻3 का भाग देना है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 4⁻7 और ये जो 3 है ऊपर जाएगी तो माइनस के 3 हो जाएगी, तो कितने हो जाएगी, बराबर 4⁻4 हो जाएगी। तो 4⁻4 और 4⁻4 का मान होता है 256। कितना होता है, तो हमारा उत्तर कितना होगा, 4⁻4 का मतलब होता है 256 हमारा उत्तर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 5/6x प्लस 7/6x प्लस 1/6x का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें योगफल करना है इसका, तो हम यहाँ पर देखो हमें योगफल ज्ञात करना है इसका। तो हम इसका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमारे पास संख्या है 5/6
प्लस 7/6 प्लस 1/6। और ये जो हमारा x है, ये हम इस x को बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं x। तो यहाँ पर हमारा 6 लघुत्तम आ गया। तो यहाँ पर कितने बच गए? 5 प्लस 7 प्लस 1। x बाहर आ गया तो 7 और 5 12 रहे, कितना हो गया? 13। 13/6x। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 13x/6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1:4 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो 1/4 को हम प्रतिशत में कैसे परिवर्तित कर रहे हैं? 1/4 गुणा 100। तो 4 को 100 से काटेंगे, कितनी बार गया? 25 चौक 100। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? तो हमारा उत्तर आ गया 25। क्वेश्चन नंबर 7 है 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए। कि हमें 8000 का घनमूल ज्ञात करना है, लेकिन कौन सी विधि से ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले 8000 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 8000 में कितने का बार जाएगा? 2 का कितनी बार गया? 4000 बार। वापस 2 का देंगे, कितनी बार गया? 2000 बार। वापस 2 का देंगे, कितनी बार गया? 1000 बार। अब 1000 में 2 का बार दें, कितनी बार गया? 500 बार। 500 में 2 का दें, कितनी बार गया? 250 बार। अब इसमें 2 का दें, कितनी बार गया? 2 1 कम 2, और इसका कितना हो गया? 25। अब इसमें 125 में कितने का जाएगा? इसमें जाएगा 5 का। तो कितनी बार गया? 25 बार। अब 25 में कितने का देंगे? 5 का। कितनी बार गया? 5 का। 5 में कितने का देगा? 5 बार। कितनी बार गया? 1 बार। अब घनमूल बता रहा है, किसका क्या मान, क्या पूछ रहा है? घनमूल। घनमूल का मतलब होता है x⁻3, मतलब कि घन। तो इसमें देखो, इसका भी घन है और इसका भी घन है और इसका भी घन है। तो इसका उत्तर कितना होगा? 2 × 2 × 5। तो 2 दूनी 4 और 4 पंचू कितना हो गए? 20। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 20 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हमें 42 का क्या ज्ञात करना है? तो हमें 42 का वर्ग ज्ञात करना है। और वर्ग का मतलब होता है 42 × 42। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 42 को 42 से गुणा करना है। तो 2 को 2 से गुणा करें 4, और 2 चौके 8 गुणा 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। तो 4 का 4, 8 16 6 को चला 1, 4 1 7 1। तो कितना आ गया 42 का वर्ग? 1764 हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आयत की परिभाषा दीजिए। तो हमें क्या करना है कि हमें आयत की परिभाषा देनी है। तो आयत होता क्या है, पहले हम आपको बता देते हैं। तो जो हमारा आयत होता है, उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे ये हमारे पास क्या है? एक आयत है। और आयत का मतलब क्या होता है कि आयत में ये जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है, वो क्या होती है? समान होती है या फिर बराबर होती है? बराबर होती है। तो आयत क्या होता है? आयत की परिभाषा क्या होती है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समान हो या बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं कितनी है? 5 है। जिसकी भुजाएं 5 है। कितनी भुजाएं है? 5 है। तो एक समबाहुभुज, देखो समबाहुभुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समान हो। जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान हो। ए बी और सी और डी, ये हमारा एक समबाहुभुज है। और समबाहुभुज के आंतरिक कोण का जो योग होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कैसे होता है? 90 90 90 90 कितने होते हैं? 180। और 180 और 180 कितने होते हैं? तो 180 और 180 आप जोड़ लेना, कितने होते हैं? 360 डिग्री होता है। जिसकी 5 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 5 भुजाएं हैं। तो हमें इसमें 5 का भाग दें, कितनी बार गया? 5 50 5 संते 35 और 5 दूनी 10। 360/5 कितनी बार गया? 72। तो हमारा उत्तर कितना होगा? 72 होगी। कितनी होगी? 72। 72 हमारा उत्तर होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2x - 3 = x + 2 को हल कीजिए। तो 2x - 3 = x + 2। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2x - 3, और ये बराबर हट जाएगा तो ये निशान चेंज हो जाएंगे। जैसे -x - 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। बराबर का निशान हटते ही बराबर का निशान हटते ही क्या हो जाएगा? 0। तो देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है। 2x में से एक x गया तो x बचा। और -3 और -2 कितने हो गए? -5 बराबर क्या है? 0। तो x बराबर कितना होगा?
5 होगा। जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये जो निशान है वो चेंज हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि -2/3 गुणा 4/5 गुणा 6/16 को हल कीजिए। तो देखो इसमें इसको हम यदि काटेंगे तो 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए, और 4 चौके 16, और 2 दूनी 4 का 4। तो इसमें हमारा उत्तर कितना आ गया, -1/5 हमारा उत्तर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो कौन कौन सी है वो 5 परिमेय संख्या, 1, 1/2, 0, -1, -1/2। आप कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख सकते हो जो 2 से छोटी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही संख्या लिखो। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि 3.02 गुणा 10⁻⁻6 को सरल रूप में लिखें। तो ये हमारे पास है 3.02 गुणा 10⁻⁻6। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 302 और 2 संख्या से पहले पॉइंट है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 100 नीचे। फिर गुणा कितना है, 10⁻6। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 10⁻6 का मतलब ये होता है 1/10⁻6, माइनस हट गया, बट्टे में लगाते। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 302/100 गुणा 10⁻6 का मतलब होता है कि 6 0, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम इसको लिख सकते हैं 302/1, 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 0 हो गई, 6 2 8, 8 0 हो गई, ये लिख सकते हैं। अब हम इसको और भी सरल रूप में लिखना चाहिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि 8 0 है, तो हम 8 संख्या से पहले लिखेंगे। देखो 3 0 2, 3 संख्या हो गई, 3 4 5 6 7 और 8 हो गई, और 8 संख्या से पहले क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि 8x - 3/3x = 2 को सरल कीजिए। तो हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं कि वज्र गुणा करने के लिए। तो यदि किसी भी संख्या के नीचे 1 लगाने से कोई प्रभाव प्रश्न पर नहीं पड़ता है। अब इसको वज्र गुणा करेंगे तो 1 को इससे गुणा करें तो 8x - 3 = 2 तिये 6x। तो 8x - 3 और माइनस का 6x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर हट जाएगा। तो 8x में से 6x गए तो कितने, 2x - 3 बराबर कितने हो गए, 0। तो 2x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। कितना होगा, 2x बराबर 3 हो गया। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना होगा, 3/2। तो x का मान कितना आ गया, 3/2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में x y z के मान ज्ञात कीजिए। क्या हमें b का मान दे रखा है और x y z का मान ज्ञात करना है। तो आप ये देखो कि ये b, यदि ये कोण 100 डिग्री है तो फिर ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का होगा। यदि ये 100 डिग्री का तो ये 100 डिग्री का सोलेट होगा। अब हमें x और z का मान ज्ञात करना है, तो हम पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका मान ज्ञात करेंगे तो कैसे लिखेंगे, x + 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा, 180 माइनस, तो 180 माइनस 100, तो x बराबर कितना होगा, तो x बराबर हमारा होगा 80 डिग्री। अब x का मान 80 डिग्री है तो कन्फर्म है कि z का मान भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 252 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 17 का आंसर। तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारी संख्या है 252, हम उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसमें 2 का देंगे तो कितनी बार गया, 12 का 12 दूनी 24 और 2 छिका 12 दूनी 24 2 छिका 126। अब 2 का देंगे तो 6 3 63। तो 3 का देंगे तो 3 दूनी 6 3 एकम 3, 3 का दे 3 7 21 7। अब देखो इसका भी जोड़ा है और इसका भी जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या कितनी है, 7 है। तो हम 7 को जब 252 से गुणा करेंगे, जब 252 से गुणा करेंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो हम गुणा करके देख लेते हैं कि 252 गुणा 7, 7 दूनी 14 को चौको से लगी 1,
7 पंजे 35, 1 36 का छक्का ऐसा लगी 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, तो 1764। तो 1764 कितने का वर्ग होता है? तो ये वर्ग होता है 42, कितने का होता है? तो 7 21, 21 दूनी 42, तो ये 42 का क्या होता है? वर्ग होता है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 18 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और उसका क्या ज्ञात करना है? घनमूल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 512 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो इसमें 2 का देंगे, कितनी बार गया? 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। 2 का देंगे, तो 2 का देंगे कितनी बार गया? तो 2 का देंगे तो 126 बार गया, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 128 बार गया। अब 2 का देंगे, 2 छक्के 12, 2 चौक। अब 2 का देंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। 2 का देंगे कितनी बार गया? 16 बार। 2 का देंगे कितनी बार गया? 8 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार गया? 4 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार गया? 2 बार। और फिर 2 का देंगे कितनी बार गया? 1 बार गया। तो हमें क्या बात? घनमूल ज्ञात करना। घन मतलब कि x की पावर 3, मतलब कि घन ज्ञात करना है। तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो 3 का जोड़ा बनाएंगे तो कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये क्या पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 8 है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 घनमूल ज्ञात कीजिए। तो कितने का घनमूल है? 8 का घनमूल है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए जहां ए और बी एक अंक है। तो देखो हमें क्या करना है कि यहाँ पर 2 आने चाहिए। तो यहाँ पर कितना मान ए का मान? यदि ए बराबर हम क्या रखते हैं? 7 रखते हैं। कितना रखते हैं? 7 रखते हैं। तो 7 और 5 12, 12 का 2 आशा लगी 1, तो 3 और 2 5 रह गए 6। तो बी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। बी का मान कितना आ गया? 6 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया है। तो एक स्कूटर कितने रुपए में खरीदा गया है? तो इसका हमारा मूल्य कितना है? स्कूटर का जो मूल्य है वो कितना है, जिसको हम पी से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं? पी से नोट करते हैं। कितना है? 42,000 रुपये। कितना है? 42,000 रुपये। 8 प्रतिवर्ष वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवलोकन हो गया है। कितने का? 8% वार्षिक दर। तो इसकी जो वार्षिक जो दर है जिसको हम आर से नोट करते हैं वो कितनी है? 8% है। कितनी है? 8% वार्षिक दर है। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य, एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है P1 - R/100। अब ये जो हमारा P है यह है मूलधन, और ये जो हमारा R है यह है दर। तो P दे रखी है हमारे पास 42,000 गुणा 1 - R दर दे रखी है 8/100। फिर 42,000 गुणा 100 एकम 100, 100 में से 100 एकम 100 - 8/, कितने हो गए? 100। अब 42,000 गुणा 100 में से 8 गए तो हमारे पास कितने बचे? 92/100। अब 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो शेष कितने बच गए? 42 0, कितने हो गए? 420 गुणा 92। तो इसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी? तो हमारे पास आएगी 38,640 रुपये। तो हमारे पास कितना उतरा है? 38,640। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। तो राहुल की वर्तमान आयु, तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? 5x। और हारून
हारून की वर्तमान आयु है 7x। अब 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष, 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद राहुल, 4 वर्ष बाद राहुल की वर्तमान आयु कितनी होगी? 5x प्लस 4। और हारून की वर्तमान आयु होगी कितनी? 7x प्लस 4 होगी। फिर क्या पूछ रहा है? इनकी आयु 56 वर्ष हो, इनकी आयु 56 वर्ष हो जाएगी तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? इनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो इनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो हमारे पास इनकी राहुल की आ गई और हारून की आ गई। तो 5x प्लस 4, 7x प्लस 4 बराबर कितनी दे रखी है? 56 वर्ष। तो 5x प्लस 7x कितने हो गए? 12x प्लस 4 और 4 कितने हो गए? 8 बराबर 56। कितने हो गए? 56 हो गए। अब 12x बराबर 56 माइनस 8। तो 12x बराबर 56 में से 8 कितने हो गए? 16 में से 8 गए 8, कितने हो गए? 4। तो 12x बराबर कितने हो गए? 48 हो गए। तो x बराबर कितना हो गया? 48/12। तो x का मान कितना हो गया? 4। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो अब हमें पूछ क्या रहा है कि इनकी वर्तमान आयु क्या होगी? 4 वर्ष बाद इनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखा 5x, तो इसमें x का मान 4 है तो कितने हो गए? 5 गुणा 4 प्लस 4। तो 5 चौक 20 और 6 26 होगी। और इसकी कितनी होगी? तो कितनी किसकी? हारून की। राहुल की तो 26 होगी और हारून की कितनी होगी? तो 7 गुणा 4 प्लस 4। तो 7 चौक 28, 28 से 4 कितने हो गए? 32। तो इसकी कितनी होगी? 32 होगी। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 22 है कि सरल कीजिए। तो हमारे पास दे रखे समीकरण a² प्लस 5 b की क्यूब प्लस 3 प्लस 5। हमें इसको सरल करना है। तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो a² को b की क्यूब से गुणा करेंगे तो a² b की क्यूब प्लस a² को 3 से गुणा करेंगे तो 3a²। अब 5 को b की क्यूब से गुणा करेंगे तो 5b की क्यूब और 5 को 3 से गुणा तो 5 दिए 15 प्लस कितने हो गए? 5। अब a की क्यूब प्लस a की क्यूब a की क्यूब गुणा है a की क्यूब b की क्यूब प्लस 3a² प्लस 5b² b की क्यूब। तो 15 और 5 कितने हो गए? 20 हो गए। तो ये हमारा उत्तर है। कितना है? a की क्यूब b की क्यूब प्लस a² b की क्यूब प्लस 3a² प्लस 5b की क्यूब प्लस 20। ये हमारा उत्तर है। और अब इस प्रश्न में ये जो 2 का प्रश्न है इसमें ये मिस प्रिंट हुई है तो इस प्रश्न को हम आपको दोबारा करवा देंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में पहला क्वेश्चन है कि 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1। अब इसमें देखो जब घाते समान हो, जब घाते क्या हो? समान हो तो आधार क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। आधार जुड़ जाते हैं। तो 1/3 माइनस है तो बीच में तो 1/4। आधार घाते समान हो, जब आधार समान हो तो घाते जुड़ जाती है। जब घाते समान हो तो आधार आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें है 1/3 माइनस 1/4 -1 माइनस 1 पावर है। तो हम क्या करते हैं? देखो 1/3 की पावर -1 है तो हम इसको 3 लिख सकते हैं कि माइनस हटते ही, और माइनस का -3 की पावर 1 लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? -1/4 है तो इसे हम इसको 4 की पावर 1 लिख सकते हैं माइनस हटाने के लिए। तो 3 की पावर 1 3 -4 की पावर 1 -4। तो 3 4 में से 3 कितने बचे? माइनस का 1 हमारा आंसर है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इसमें। तो हमारे क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है, क्या है कि -4 की पावर 5 भाग -4 की पावर 8। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि -4 की पावर 5 बटे -4 की पावर
8। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं कि -4 की पावर 5 और ऊपर चल जाएगी -8, तो -4 की पावर -3 और माइनस की पावर से माइनस कट जाएगी, तो 4 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। और 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 4 64, तो हमारा 64 क्या है? आंसर है। अब हमारा इस पेपर का लास्ट फाइनल क्वेश्चन है 24। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आरेख बनाइए। तो हमें क्या बनाना है? तो हमें आलेख बनाना है और हमें जमा धन वार्षिक ब्याज दिया हुआ है कि जमा धन रुपये में दे रखा है कि ये दे रखे हैं, और साधारण ब्याज रुपये में दे रखे हैं ये 80, 160, 240, 320 और 400। तो हमें क्या करना है? तो हमें इनका ग्राफ बनाना है। तो हम इनका ग्राफ है बनाते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? ग्राफ है। ये मूल बिंदु है 0,0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक, और ये हमारा होता है y, और ये हमारा होता है x होता है। अब इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर दे रखा है, इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 80, 160, 240, 320 और 400 हो गया। अब हमें देखो यहाँ से ग्राफ, ये बिंदु यहाँ पर आ गई, एक बिंदु यहाँ पर आ गई, इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाता है। तो हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।